हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम औरतों के खिलाफ हो रहे सबसे घृणित अपराध के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि ज़्यादातर मनचले आशिकों के द्वारा ही किया जाता है या फिर गुंडों के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, औरतों को कमज़ोर समझ के और उनको कंट्रोल में रखने के लिए पुरुष समाज किस हद तक गुजर सकता है, या फिर कभी कभी औरतें ही औरतों से इतनी ज़्यादा ईर्ष्या करती है, जलन करती हैं कि वो भी उनकी दुश्मन हो जाती हैं। तो सब मिला के फ्रेंड्स, यही देखा जाता है कि वुमेन बहुत ही वीकर सेक्शन एक बन चुका है समाज का। क्योंकि वो अपने लिए लड़ने में कहीं ना कहीं अक्षम रहते हैं। वो अपने लिए लड़ नहीं सकते, और अगर जैसे महिलाओं को खूबसूरती के बेसिस पे यहाँ पे नापा जाता है, उस हिसाब से देखा जाए तो अगर कोई औरत सुंदर भी है तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि घर से निकलते ही पहले तो उनको मनचले आशिकों का सामना करना पड़ता है, फिर अगर उनसे वो लड़के पढ़ लिख जाए तो वर्क प्लेस में उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है। फिर जहाँ भी उनकी शादी होती है, वो अगर अपने बराबरी के लड़के से शादी करे तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि सुंदरता की वजह से बहुत सारे ऐसे अय्याश लड़कों के हाथ में वो पड़ जाती हैं, जो कि औरत को एक जिस्म के सिवा और कुछ नहीं मानते। उनके लिए उनकी कोई इमोशन नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, बस यूज किया और फेंक दिया, भले ही वो शादी ही क्यों ना कर ले। और उसके बावजूद औरतें भी औरतों की इतनी दुश्मन होती है कि सुंदर होना अभिशाप हो गया। और इसमें अगर औरतें सुंदर ना भी होए, सुंदर मतलब जैसे समाज के मापदंड मापे गए हैं, काला, भद्दा, ये सब, गोरा, ये सब एक मापदंड मापा गया है, तो उसमें अगर कुरूप भी कोई है तो उसको भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कितनी बार सुंदरता की वजह से कभी कभी लड़कियों को लाड प्यार दुलार भी घर में मिल जाता है, लेकिन जो लड़कियां थोड़ी, क्या बताऊं, उतनी ब्लेस्ड नहीं होती हैं, उनको तो उनके घर से ही बहिष्कृत किया जाता है। मान लीजिए अगर दो बहनें हैं, एक काली है और एक गोरी है, तो गोरी वाले को हमेशा अच्छे अच्छे ड्रेसेस मिलेंगे, उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते देखे जाएंगे, और जो थोड़ी सांवली हो जाती है उसको सब जैसे कि छांटा हुआ ला के दे दे रहे हैं, कुछ भी खाने पीने को दे दे रहे हैं, रिश्ता भी वैसे देखते हैं कि मतलब इसको सर से हटाओ, ऐसा बिहेव करते हैं। और इसमें लड़कियां अगर बाहर जाती हैं और कभी कभी मंचलों के प्रपोजल रिजेक्ट कर देते हैं, तो भले ही उन आशिकों के दिल में सच्चा प्यार हो या ना हो, लेकिन उनको ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है। अब वो आते हैं बदला लेने के फिराक में कभी कभी वह इतना हिंसक हो जाते हैं, एक तरह से जानवर बन जाते हैं, और उस लड़की का चेहरा बिगाड़ने पे उतर आते हैं। चेहरा बिगाड़ने पे उतर जाते हैं तो एसिड फेंकते हैं, क्या ना क्या करते हैं, उसको मेंटली टॉर्चर करते हैं, उसको स्टॉकिंग करते हैं, गंदे गंदे कमेंट्स पास करते हैं। अब हम आज का जो वीडियो बना रहे हैं वह इसी विषय पे है कि जो लड़कियों पे एसिड फेंका जाता है और उसकी वजह से उनको कितनी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक यातना सहनी पड़ती है, इस टॉपिक को लेके आज हम बात करेंगे। और इससे रिलेटेड क्या लॉ है, कानून है, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 307 के बारे में। तो आईपीसी की धारा 307 क्या कहती है इस संदर्भ में? आईपीसी की धारा 307 जो कहती है वह यह कहती है कि अगर कोई
भी किसी भी महिला के ऊपर ऐसे एसिड फेंकता है और भले ही वह उसके ऊपर ना गिरे, उसे कोई उससे क्षतिग्रस्ती ना पहुंचे, लेकिन वह जब उसको फेंकता है तो यह अटेम्प्ट करना भी एक संगीन अपराध है जो कि क्रिमिनल ऑफेंस के कैटेगरी में आता है। से अटेम्प्ट टू मर्डर माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस संदर्भ में सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली के द्वारका केस की। तो इसमें क्या हुआ था, द्वारका नाम के एक डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली में एक स्कूल गोइंग लड़की के ऊपर एसिड अटैक किया गया था, जिसमें कि उसका 8% चेहरा और गले का एरिया एसिड की वजह से जल गया था, जो कि फिर से दिल्ली पुलिस को इस घटना पे फोकस करने के लिए मजबूर किया। और इसमें सबसे जो सोचने की बात होती है वह यह होती है कि इतने जो कोरोसिव सब्सटेंस होते हैं उनको अवेलेबल ही क्यों किया जाता है मार्केट में। मार्केट में ऐसी चीज़ों की अवेलेबिलिटी भी बैन कराई गई है। तो फ्रेंड्स, जबकि एसिड बैन है, लीगली बैन किया गया है और बिना आईडी प्रूफ और फोटो आईडी के बिना कोई भी ऐसा डेंजरस सब्सटेंस जैसे कि एसिड नहीं खरीद सकता। फ्रेंड्स, 2013 में जो निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद एसिड अटैक को भी क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में लिया गया, जिसके लिए अलग से एक सेक्शन का अमेंडमेंट किया गया जो कि 326 सेक्शन है, और इसमें एसिड अटैक के लिए अलग से लॉ बनाया गया, जिसमें कि दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 साल की सजा या फिर उम्र कैद की सजा भी हो सकती है, और इसके लिए उसको जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है, जो कि विक्टिम के मेडिकल ट्रीटमेंट का टोटल एक्सपेंस का भी कॉस्ट हो सकता है। मगर फ्रेंड्स, बात सिर्फ पनिशमेंट या फिर एक्सपेंस की ही नहीं है, इसमें एक लड़की की जिंदगी जो है वह मौत से भी बदतर हो जाती है, वह हर रोज मरती है। बहुत ही हिम्मत लगती है एसिड विक्टिम्स को अपनी लाइफ को सस्टेन करने में, और समाज को और अपने आप को आईने में फेस करने के लिए बहुत हिम्मत लगती है। ऊपर से फ्रेंड्स, आप जानते हैं यह वर्ल्ड जो है वो कितना हार्टलेस हो चुका है, और ऐसे अगर किसी के साथ हो जाए तो फिर उसका सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे हेनियस क्राइम के लिए कितनी भी पनिशमेंट दी जाए वह कम है। इतनी पनिशमेंट और लॉ कानून होने के बावजूद हर साल लगभग 100 से 150 एसिड अटैक के मामले सामने आते हैं, और इनमें भारत में सबसे जो ज़्यादा घटनाएं होती हैं वह होती है पश्चिम बंगाल और यूपी में। इन दो स्टेट की हालत बद से बदतर है। यहाँ एसिड कहाँ से आ रहा है बैन होने के बावजूद, और ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही है, इस पे गहन चिंतन करना बहुत ही जरूरी हो चुका है। और इतना संगीन अपराध होने के बावजूद एसिड अटैक की दर अगर 83% है या 85% है, तो अटैकर्स की जो कन्विक्शन की दर होती है वह सिर्फ 54%, 60%, 72% ऐसे
निकल के आती है। मतलब बहुत सारे अटैकर्स जो है वह अटैक करके भागने में भी कामयाब हो जाते हैं, उनको पकड़ना मुश्किल होता है, वह पकड़े भी नहीं जाते। तो ऐसे में जस्टिस पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए कि गवर्नमेंट बार बार सभी स्टेट के साथ कोलैबोरेट करती है और स्पीडी जस्टिस और ट्रायल के लिए हमेशा तत्पर प्रयास करती रहती है, क्योंकि एक डेटरेंट इफेक्ट इन सब क्राइम्स के अगेंस्ट होना बहुत जरूरी हो चुका है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट और एफआईआर रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, बहुत बार जो है एसिड विक्टिम्स जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो डॉक्टर उन्हें हाथ लगाने से डरते हैं, क्योंकि इन सब केसेस में बहुत पेशेंट्स जो है वो उनकी डेथ हो जाती है और बहुत लोग जो है वो होप खो देते हैं और पेन इतना ज़बरदस्त होता है, इतना हार्ड पेन से वो लोग गुजरते हैं कि वो लोग चीखते हैं, छटपटाते हैं, ट्रीटमेंट करने में भी मुश्किल होती है। तो क्या होता है कि बहुत बार जो डॉक्टर्स हैं वह डिनाई करते हैं पेशेंट को टच करने से या ट्रीटमेंट करने से, और पुलिस भी है जो एफआईआर लिखने से डरती है, क्योंकि बहुत बार जो ये सब क्राइम्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े गुंडे और डॉन ही करते हैं, तो उनसे पुलिस डरती है और एफआईआर नहीं करती है। लेकिन सरकार ने इसके विरुद्ध भी कदम उठाया, और अगर कोई पुलिस या डॉक्टर ट्रीटमेंट करने से मना करता है, डिनाई करता है, या फिर कोई पुलिस एफआईआर लिखने से डिनाई करता है, तो इसके लिए उनको 2 साल तक की सजा हो सकती है और उनको अपने पद से भी निष्कासित किया जा सकता है, डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है, और पुलिस का भी जॉब जो है उसको अपना वैकेंट करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। ईयर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेते हुए इन सब कोर्सिव सब्सटेंस की सेल पे, रेगुलेशन पे और इनको क्रय विक्रय करने पे एक ऑर्डर पास की, जिसमें कि एमएचए के एडवाइजरी कमेटी ने सभी स्टेट को इन सब सब्सटेंस के सेल के रेगुलेशन रिगार्डिंग कुछ लॉ इनैक्ट किए, और इनमें एक लॉ फ्रेम किया गया जिसको कि मॉडल पॉइजन पोजेशन लॉ भी कहते हैं, जिसमें कि सेल रूल 2013 के अंदर द पॉइजन एक्ट 1919 के तहत सारे स्टेट को यह ऑर्डर दिया कि वह ऐसे सब्सटेंस के सेल रूल्स बनाए। हर स्टेट को अपना एक रूल मॉडल तैयार करना पड़ेगा और इस एडवाइजरी कमेटी को देना पड़ेगा, जिसमें कि इस सब सब्सटेंस की क्रय विक्रय जो है वह लीगली रूप से किया जाएगा। मतलब जो भी इनको खरीदेंगे उनको खरीदने की कारण बतानी पड़ेगी और एक निश्चित मात्रा में ही उनको यह सब्सटेंस दिया जाएगा और वह उनके आईडी प्रूफ के साथ उनको देना पड़ेगा, जिनमें कि उनकी फोटो उपस्थित हो और उनका एड्रेस नाम भी सब अंकित किया जाएगा और इसका कितना उनको क्या इस्तेमाल है वह सब उनको वहाँ पे बताना पड़ता है और नियम से एक लॉग बुक बनाया जाता है जिसमें इन सब चीज़ों की सारणी तैयार की जाती है। यह सब चीज़ें बिना परमिशन और बिना कोई वाजिब रीज़न दिए अब कोई भी नहीं खरीद सकता। इन सब चीज़ों के लिए एक निश्चित लॉ एंड रेगुलेशन तैयार हो चुकी है, जिसमें कि यह सब चीज़ें कोई भी डेंजरस हाथों में जाने से पहले
उनकी रोकथाम हो सके, इसलिए यह सब रूल बनाया गया है। इन सब सब्सटेंस की सेलिंग करने वाले सेलर्स को जो है अपने स्टॉक की पूरी सारणी उस एरिया के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को प्रेजेंट करनी पड़ती है, और अगर उनके पास कोई भी ऐसा अनडिक्लेयर्ड स्टॉक पाया जाएगा तो वह उन पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है और उनको 50,000 रुपये जुर्माना का भी प्रावधान हो सकता है, उन पे लगाया जा सकता है और उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। एमएचए के एडवाइजरी के अनुसार हर एक स्टेट को स्ट्रिक्टली इन सब सब्सटेंस के यूज को, जो एसिड है या फिर अन्य केमिकल है, वह स्ट्रिक्टली पॉइजन रूल के तहत ही मानना पड़ेगा, ताकि इन सब सब्सटेंस का क्राइम में यूज ना हो पाए। एमएचए के गाइडलाइन के अनुसार ऐसे विक्टिम्स को तुरंत ही इमीडिएट जो है इकोनॉमिक हेल्प पहुंचाई जाती है, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट और उस कंसर्न्ड यूनियन टेरिटरी को उनको 3 लाख की राशि देनी पड़ती है, जिसमें कि 1 लाख तो उनको इमीडिएटली देना पड़ता है विदिन 15 डेज, और 2 लाख उनको जल्द से जल्द 2 महीने के भीतर भीतर पे करना होता है। इसके साथ साथ ही हर एक हॉस्पिटल, चाहे वह पब्लिक हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उनको ऐसा गाइडलाइन दिया गया है कि एसिड विक्टिम्स की जो इलाज है वह फ्री ऑफ कॉस्ट करे, जो कि उनके कॉम्पेंसेशन के पैसे में से नहीं काटा जाता है। कॉम्पेंसेशन जो उनको स्टेट और गवर्नमेंट के तरफ से मिलती है वह उनका अपना निजी खर्चा के लिए होता है, ना कि ट्रीटमेंट के खर्चे के लिए। और कभी कभी जो है विक्टिम को प्लास्टिक सर्जरी से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए भी खर्चा जो है गवर्नमेंट उठाती है, और वह उस कॉम्पेंसेशन के खर्चे के बाहर होता है, वह फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल्स के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। दुख की बात यह है कि इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने के बावजूद एसिड्स जो है खुलेआम बहुत जगह पे बिकते हैं, जिसकी वजह से इन सब क्राइम्स पे रोकथाम नहीं हो पा रही है। हमारे समाज को एकेडमिक और मशीनरी शिक्षा तो मिल ही रही है, लेकिन मॉरल और आत्मिक शिक्षा भी मिलनी बहुत जरूरी है, ताकि लोगों में मॉरल वैल्यूज डेवलप हो सके, जिससे कि क्राइम रोकथाम हो सके और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके। फ्रेंड्स, इन सब बातों पे तो ध्यान देंगे ही, लेकिन अगर कहीं भी आप ऐसा देख रहे हैं, अगर आपके सामने, बहुत बार ये सब खुले में ही होता है फ्रेंड्स, कहीं कोई बाहर निकला तो उस पे ऐसे अटैक होते हैं, तो अगर आप ऐसा होते हुए देख रहे हैं या फिर आपको वहाँ पे उपस्थित हैं, तो जैसे ही ऐसी घटना सामने आती है, आपको क्या करना है, तुरंत पानी का छींटा देना है विक्टिम के ऊपर। अगर हो सके कहीं से अवेलेबल हो तो तुरंत उनको दूध उनके ऊपर डाल दे पानी डालने के बाद, और तुरंत से तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके भागे, क्योंकि इन सब मामलों में जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए उतना बेटर होता है। फॉर्मेलिटीज का और सोचने समझने का वक्त नहीं होता है, क्योंकि एसिड इतना फास्ट प्रतिक्रिया करता है ह्यूमन बॉडी को गलाने में, जलाने में, कि सोचने समझने और कुछ भी करने के लिए टाइम बहुत कम होता है। तो अगर आप कहीं से भी
आपको हाथ लगे तो पानी या दूध उस विक्टिम के ऊपर पहले डालें, फिर उनको आप हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, फिर उनकी जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू कराएं। और सारे काम हो सके तो जो पुलिस कंप्लेन वगैरह के काम होते हैं वो आप फ़ोन पे करें, क्योंकि पुलिस को रिपोर्ट लिखाने में आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तब तक विक्टिम का जो है वह स्किन और बॉडी जल सकता है, गल सकता है एसिड की वजह से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।